700 साल के इंतजार के बाद में रामलला अयोध्या में स्थापित होने वाले हैं और वहां पर स्थापित होने की जब से चर्चा शुरू हुई है, जब से आदेश आया था, तो पूरे देश में एक अलग से खुशी का माहौल है और अयोध्या में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहां पर एक तैयारी ये भी हुई कि जो प्राचीन काल के पेड़ पौधे हैं वो भी वहां पर लगाए जा रहे हैं। उसमें एक बहुत ही खास पेड़, कोविदार कहते हैं उसको। मेरे पीछे ये पेड़ आप देख सकते हैं, ये नोएडा में अभी इस तरीके का पेड़ है और इसी तरीके का पेड़ जो है अयोध्या में लगाया जा रहा है। बताया जाता है, जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये जो पेड़ है ये श्री राम भगवान के जो राज्य था उसका जो झंडा था, उस झंडा के ऊपर में ये पेड़ जो अंकित था, और यानी कि राम भगवान राम राज्य का प्रतीक ये चिन्ह, ये पेड़ जो था हुआ करता था। और इसको जो सबके सामने लेकर के आए हैं, इसको रिप्रेजेंट जो किया है और जो अयोध्या में इस पेड़ को स्थापित करने का जो प्रयास जिन्होंने किया है, हमारे साथ में इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा जी हैं। हम इसे जानते हैं कि इसका क्या महत्व है, कहाँ पर ये इस तरीके से प्रमाण मिलते हैं जिसमें ये कोविदार पेड़ श्री राम भगवान से कनेक्टेड हैं, और कोविदार का और क्या क्या खूबियाँ हैं, मेडिसिनल क्या क्या खूबियाँ, सारी चीज़ें हम जानेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कोविदार क्या मतलब क्या होता है और कहाँ पर ये अंकित है, कहाँ पर ये स्थापित किया जाता है? कोविदार भारत का बहुत ही प्राचीन वृक्ष है और जो अलग अलग संस्कृत ग्रंथों में इसके बहुत से संदर्भ मिलते हैं। भगवान राम की कथा को जानने का जो मूल स्रोत है वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने ही कोविदार वृक्ष के बारे में जानकारी दी है और ये जानकारी मिलती है अयोध्या कांड में। जब भरत अपनी सेना के साथ भगवान राम से मिलने और उन्हें वापस अयोध्या लौटाने के उद्देश्य से जाते हैं, तो उस प्रकरण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि वहाँ पर चित्रकूट में शोर होता है, भरत की सेना के आने का शोर होता है। तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो ये शोर क्या हो रहा है, इतना कोलाहल क्यों है। तो लक्ष्मण चढ़ते हैं एक पास के वृक्ष पर, ऊंचाई से देखते हैं कि दूर में से क्या आ रहा है जिसकी वजह से शोर हो रहा है। तो देखते हैं कि एक सेना आ रही है, सुसज्जित सेना, सशस्त्र सेना आ रही है और एक रथ है सामने जो चल रहा है। सेना के सामने एक रथ चल रहा है, उस रथ पर एक ध्वज, एक जिसे हम कहेंगे एक फ्लैग लगा हुआ है और वो कोविदार है। जैसे ही उन्होंने कोविदार को उस ध्वज पर देखा, वो तुरंत समझ गए कि अयोध्या की सेना है। पर अयोध्या की सेना किसके साथ आएगी? तो उन्होंने ये संदेह व्यक्त किया कि ये शायद भरत सेना सहित लेकर आ रहा है। तो उनके मन में थोड़ा सा विद्वेष आया कि ये सेना लेकर भरत क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने आकर भगवान राम से बात कही कि संभवतः भरत ही आ रहे हैं सेना लेकर और वो हम पर हमला करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने कोविदार के रेफरेंस से ये बात की भगवान राम से, तो भगवान राम ने भी उस बात को माना कि यदि कोविदार वृक्ष किसी ध्वज पे लगा हुआ है तो वो अयोध्या की ही सेना है और अयोध्या का ही रथ है। तो फिर उन्होंने उनको समझाया कि भरत हम पर हमला करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा क्रोध अनुचित है। तो ये कहानी है। क्योंकि इस वक्त तीनों राजकुमार भगवान राम, भरत और लक्ष्मण, ये तीनों ही अयोध्या के राजा नहीं थे, सम्राट नहीं थे, ये राजकुमार की हैसियत से थे। इससे हमें पता लगता है कि काफ़ी पहले से ही अयोध्या में कोविदार वृक्ष को उसकी ध्वजा पर अंकित किया जाता रहा और ये पहले से ही वहाँ का राज्य चिन्ह, क्योंकि ये सेना के ध्वज पर अंकित है, इसलिए वहाँ का राज्य चिन्ह पहले से ही रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरी अयोध्या साम्राज्य रघुकुल के राज्य का ही प्रतीक कोविदार है। अच्छा, जैसे लक्ष्मण ने दूर से देखा तो कोविदार का जो झंडा देखा, उसी से वो पहचान पाए कि हमारे राज्य की ये चीज़ हैं। अच्छा, आप लोगों को कहाँ पता चला कि ये कोविदार वही है और कैसे आप लोगों ने अयोध्या में लगवाने का प्रयास किया? तो इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी है कि अयोध्या में एक अयोध्या शोध संस्थान है। तो मैं अयोध्या शोध संस्थान के लिए उनके आग्रह पर राजपूत रामायण और हमारे राजपूत राजाओं द्वारा, खासतौर पर मेवाड़ के महाराणा द्वारा बनवाए गए चित्रों पर एक शोध कार्य कर रहा था, जो कि अब एक पुस्तक के रूप में सामने आने वाला है। इस पुस्तक में ये जो मैंने आपको कहानी बताई लक्ष्मण जी के पेड़ पर चढ़कर और उस रथ को देखने की, इसका चित्रांकन किया गया है। महाराणा जगत सिंह ने ये चित्र बनवाया है इस घटना का, और उसमें ध्वज और पेड़ पर चढ़े हुए लक्ष्मण दोनों ही एक साथ चित्रित हैं। तो उससे और उसको जब मैंने देखा तो फिर ये वाल्मीकि रामायण में देखा कि ये
क्या वर्णन है। तो वो पूर्णतः 2 श्लोक हैं जो मैंने आपको बताया वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं। अब सवाल था कि कोविदार को कैसे पहचाना जाए। तो इसको पहचानने के लिए जो आयुर्वेद के हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में और दूसरे संस्कृत के ग्रंथों में मैंने खोजा और ये मुझे मिला अनेक पुराणों में, भागवत में और अष्टांग हृदय में और कुछ अन्य। इसका जो लेटेस्ट जो रेफरेंस में मिलता है, राजा टोडरमल ने एक किताब लिखवाई थी भारत के जो औषधि पौधे हैं इन पर, एक बड़ा विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिक फॉर्मेट का एक विश्वकोश तैयार करवाया था। उस टोडरमल के विश्वकोश में भी इस कोविदार का उल्लेख है। तो परंपरा से आयुर्वेद में और संस्कृत ग्रंथों में तो हमें मिलता रहा। जो बात खो चुकी थी वो ये है कि वाल्मीकि के बाद किसी दूसरे लेखक, कवि या साहित्यकार ने अयोध्या की विरासत के साथ कोविदार का क्या जुड़ाव है, क्या संबंध है, उस संबंध को नहीं लिखा। संभवतः वो हमारी लंबी परंपरा में खो गया। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि जब राम मंदिर की पुनर्स्थापना हो रही है उसी समय त्रेता की अयोध्या की विरासत, भगवान राम के रघुकुल की विरासत का वो पौधा अपने आप ही सामने आ गया और जो ध्वजा में वापस स्थापित होना जा रहा हो रहा है। ये उठता है कि कोविदार ही क्यों, जैसे क्योंकि किसी राज्य का जो प्रतीक चिन्ह होता है बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। एक लंबे अरसे का एक पूरा रिसर्च वर्क होता है, उनका आपस में कुछ मतलब होता है, अर्थ होता है। तो कोविदार का क्या अर्थ है? राम भगवान के जो राज्य था उसमें कोविदार ही क्यों? अब कोविदार एक बहुत ही सुंदर पौधा है, इसके अनेक औषधीय प्रयोग हैं और कालिदास ने कोविदार की प्रशंसा में बहुत से श्लोक लिखे हुए हैं। कालिदास का कहना है कि ये इतना सुंदर पौधा है और इसके फूल इतने सुंदर है तो ऐसा कौन सा प्रेमी मनुष्य होगा जिसका हृदय इस पौधे की सुंदरता, वृक्ष की सुंदरता देखकर विदीर्ण नहीं हो जाएगा। इस तरह से कालिदास ने इसका वर्णन किया हुआ। सुंदरता तो एक बात है, दूसरी बात है इसके औषधीय प्रयोग जो फिर हम आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कोविदार वृक्ष है, जैसा हम पौराणिक साहित्य में पाते हैं, इसकी एक किंवदंती, एक माइथोलॉजी है कि इस वृक्ष को कश्यप ऋषि ने, जो मूलतः कचनार एक वृक्ष होता है, कचनार के वृक्ष में मंदार का रस, वो कहते हैं कि कचनार वृक्ष में मैंने मंदार का रस मिलाकर इस नए वृक्ष कोविदार का निर्माण किया है जो कि बहुत सुंदर है। तो कश्यप और अदिति के बीच में संवाद होता है तो अदिति पूछती है उनसे, उनकी पत्नी, कि ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो वो कहते हैं कि प्रयाग और जो बनारस है इस क्षेत्र में बहुतायत से पाया जाता है। मूलतः ये हमारा जो आज का उत्तर प्रदेश है, आर्यावर्त था प्राचीन, तो ये आर्यावर्त का ही पौधा है कोविदार और यहीं ये पाया जाता है। जैसे नोएडा भी आर्यावर्त की ही सीमा में आता है, तो आप इसे यहाँ देख रहे हैं। तो ये हुआ। तो चूँकि इसका महत्व है कि कश्यप ऋषि ने इसको एक एक्सपेरिमेंट के, एक प्रयोग के तहत जो है, प्रयोग करके इस पौधे का निर्माण किया। इसमें मंदार और कचनार दोनों के गुण हैं। ये कचनार प्रजाति का ही पौधा है। इसका बोटेनिकल नेम है बहुनिया प्यूरिफेरा। बहुनिया प्यूरिफेरा इसका नाम है और जो कचनार है उसका जो बोटेनिकल नाम है बहुनिया वेरिगेटा। तो नाम में थोड़ा सा अंतर है, इनकी बनावट में, पत्तों की बनावट में और फूलों के रंग में भी थोड़े थोड़े अंतर हैं। लेकिन इसकी जो हम देख रहे हैं कि जो इसकी हिस्ट्री है, यदि हम यकीन करें कि कश्यप और अदिति, क्योंकि ये त्रेता युग के पहले हुए थे, त्रेता युग के प्रथम चरण में हुए थे, भगवान राम अंतिम चरण में हुए हैं। तो इस वृक्ष की परंपरा या इसकी हिस्ट्री हमें काफ़ी पहले से मिलती है। ये भारत का ही मौलिक पौधा है, कचनार भी और कोविदार भी। अच्छा, इसकी पहचान कैसे होती है? और कोविदार जो नाम पड़ा है, नामकरण के पीछे क्या कहानी है और इसकी पहचान, उस बारे में भी बता दीजिए। नामकरण की इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चूँकि ये नया पौधा था, कोई भी जब नई बात सामने आती है तो उसका नया नाम रखा जाता है, क्योंकि पुराने नामों से उसे नहीं बताया जा सकता। तो अदिति ने पूछा कि जो आपने नया पौधा बनाया है मंदार के रस मिलाकर, इसका नाम क्या है? तो उस वक्त तक कोई नाम रखा नहीं गया था। तो कश्यप ऋषि ने बताया कि जो प्रयाग के रहने वाले हैं, प्रयाग और बनारस के बीच के उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि कहदारू ये कौन सा पेड़ है, और सब लोग इसे कहदारू कहने लगे। तो ये कॉम्पैक्ट होकर, संक्षिप्त होकर के आम भाषा में कोविदार हो गया। कहदारू का संक्षिप्तीकरण होकर कोविदार हो गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कि नाम क्या है वही नाम हो गया। तो ये इसकी कहानी है, जो कि एक लॉजिकल हमें लगती है कि इसका एक लॉजिकल आधार है। और इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार को प्रपोज कर रहे हैं कि इस पौधे की DNA स्टडी करा ली जाए।
और जिसमें टीम हम लोगों ने बनाई हुई है बनारस से प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जो कि डीएनए एक्सपर्ट्स हैं। बहुत सारे उनके आप शोध पत्र देखेंगे पत्र पत्रिकाओं में, तो वो डीएनए के एस्पेक्ट से इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो जो इसकी बोटेनिकल नेमिंग है और बोटेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, इस पर जो शोध हमारे साथ में करेंगे वो हैं प्रोफेसर अभिषेक द्विवेदी, वो भी बीएचयू से हैं। तो बीएचयू के 2 साइंटिस्ट इस पर फर्दर स्टडी करेंगे। यदि यह अवसर मिलेगा तो हम इस पर इस तरह से एक वैज्ञानिक स्टडी फर्दर करना चाह रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं सरकार को। तो आपने इस पेड़ के बारे में जाना, पेड़ के जो साइंटिफिक रीजंस हैं, साइंटिफिक कारण है, क्यों जरूरी है, ये सब जाना। अब हम इसके बारे में जानते हैं जो परंपरा है, जो अपने भारत के जो सनातनी धर्म जो परंपरा है उसमें इस पेड़ की क्या महत्व है, आखिर झंडे का क्या महत्व होता है, जो झंडा किसी राज्य का होता है उसमें जो प्रतीक चिन्ह होता है उसका क्या होता है। इस बात को जानने के लिए हमारे पास में वैभव नाथ शर्मा जी, हम इनसे जानते हैं कि क्या महत्व है। सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव में सर। और पेड़ जो होता है या जो प्रतीक होता है, प्रतीक का क्या महत्व होता है किसी राज्य परिवार में या राजा के घराने में? देखिए, किसी भी राज्य में उसका ध्वज जो होता है वो उसको धर्मध्वज कहते हैं, और वो एक पूरे राज्य की संप्रभुता और राज्य की प्रतिष्ठा का वो प्रतीक चिन्ह होता है। आप पुराने समय के भी जितने यज्ञ वगैरह देखें या जो पुरानी फिल्मों में आपने अगर यज्ञ के दृश्य देखे होंगे, वो इसी तरीके से फिल्माए जाते हैं कि जो राज्य का प्रतीक चिन्ह, जो ध्वज है उस राज्य की, आगे आगे घुड़सवार लेकर के चलते हैं। पुराने समय में जो यज्ञ हुआ करते थे वो भी ऐसे ही हुआ करते थे, और राज्य की जो अपनी सीमा होती थी उसको मार्क करने के लिए भी राज्य का ध्वज लगाया जाता था। राज्य की जो अपनी राजकीय बिल्डिंग्स वगैरह होती थी उसके ऊपर भी उनको सुशोभित किया जाता था। किसी भी राज्य को जीतने के बाद सबसे पहला काम राजा जो करता था वो अपने राज्य की जो धर्मध्वज हुआ करती थी वो वहाँ फहरा दी जाती थी। जिस राज्य को उन्होंने जीता उसकी ध्वजा हटा करके अपनी ध्वजा की स्थापना करना, यानी धर्म की और न्याय की स्थापना करना, ऐसा उसका महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो इसी तरीके से कोई भी राज्य हो उसका, जैसे अब अपने देश की अगर हम बात कर लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश के नेता कहीं पहुंचते हैं, उस कार्यक्रम के आयोजन में उनसे पहले देश का ध्वजा जो है वहां चारों तरफ सुशोभित रहता है। हमारे खिलाड़ी जो हैं वो कहीं भी अगर जीत करके मेडल लेकर के आते हैं तो खिलाड़ी का नंबर तो बाद में आता है, सबसे पहला प्रतीक हमारे देश का ध्वज होता है। तो इस तरीके से किसी भी देश की, किसी भी छोटे राज्य की प्रतिष्ठा की अगर हम बात करते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा उसकी ध्वजा से होती है। अब जहां तक बात कोविदार के महत्व की आपने पूछी, तो कोविदार का धार्मिक महत्व पुराने समय में तुलसी की बात कर लीजिए, नीम की बात कर लीजिए, पीपल की बात कर लीजिए, बड़ के वृक्ष की, बरगद के वृक्ष की बात कर लीजिए, जितना धार्मिक महत्व होता था उतना ही धार्मिक महत्व कोविदार का भी होता था, क्योंकि इसकी औषधीय गुण भी हैं और जो धार्मिक महत्व है वो तो है ही है। जिस तरीके से हम लोग सावन में भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेल का अपना महत्व है। अभी हफ्ते 10 दिन पहले आंवला नवमी गई, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करके वहाँ बैठ करके भोजन करने का विधान है। तो ये सारे धार्मिक वृक्ष हमारे शास्त्रों में बताए गए, और हम लोग, हमारी सनातन परंपरा ऐसी परंपरा है जिसमें हम नदियों को, पेड़ों को, पहाड़ों को, सबको पूजते हैं। तो उसमें उसी श्रृंखला में कोविदार का महत्व भी उतना ही है जितना पीपल का है, नीम का है, तुलसी का है और केले का है। अच्छा, कोविदार जो है, क्या इसका और भी जो, अगर हम अपने भारत सभ्यता की बात करें या जो अपने पौराणिक जो कथाएं हैं, तो कोविदार और भी कहीं पर इसकी वर्णन है इसका कहीं? जी, बहुत जगह वर्णन है, लेकिन कालांतर में ये हमारी परंपरा में, लोक परंपरा में ये छूट गया। एक मतलब शास्त्रों में ऐसे भी मत मिलते हैं, जब आप साधु संतों के साथ समय व्यतीत करते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो क्योंकि ये अयोध्या राज्य का प्रतीक चिन्ह था, तो जब भगवान राम ने पृथ्वी को छोड़ा, भगवान राम का जब गमन हुआ, तो सरयू जी ने उलट पलट करके महाप्रलय मचा करके अयोध्या को पूरा समाप्त कर दिया, नाश कर दिया। तो वहीं से यह परंपरा विलुप्त हो गई। उसकी जो जानकारी थी, जो उसकी पहचान थी, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में नहीं रह पाई, लोग संजो नहीं पाए। लेकिन बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है कि जिस तरीके से पूरा देश इस समय राममय है और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, अब तो लोकार्पण की स्थिति है, तो उस समय में कोविदार के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के बीच में आई, ये बहुत बड़ी बात है, और ये दोबारा से धर्म को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो आप सुन रहे थे वैभव जी को और ललित जी को, और किस तरीके से कोविदार का जो पेड़ है कितना महत्वपूर्ण है भारतीय सभ्यता में, भारतीय परंपरा में, जो हमारी सनातनी धर्म है उसमें, और श्री राम भगवान के जो राम राज्य जिसमें कहते हैं उसका कोविदार का कितना महत्व है, ये आपने जाना। बहुत जल्द ये अयोध्या में आपको बड़े साइज में दिखेंगे, ये अभी छोटे लगाए जा रहे हैं। और ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पेड़ है
ये वही कोबीदार पेड़ है जहाँ पे ये फूल आप देख रहे हैं कि ये फूल लगाए गए हैं। बहुत ही सुंदर ये मनोरम सा दृश्य होता है जब ये निखर कर के सामने आता है पेड़, जब ये आगे निकल के आता है और राम भगवान के जो राज्य था उसको ये प्रमाणित करता है, उसको ये सामने से दिखा के लाता है कि राम राज्य जो था वो कैसा था। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।